गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछले पीरियड में देखा था नाजीवाद और हिटलर का उदय। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आज हम लोग हिस्ट्री का ही नया चैप्टर, चौथा चैप्टर जो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इसका पहला भाग हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसे हम लोग जो हिंदी में अगर हम कहेंगे तो वन्य समाज व उपनिवेशवाद, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान इजी चैप्टर है जो हम लोग काफ़ी हद तक इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या रखते हैं। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इस चैप्टर में दो वर्ड्स है प्यारे बच्चों, वन्य समाज और दूसरा है उपनिवेशवाद। वेरी सिंपल। वन्य समाज मतलब वनों में व वनों के आसपास रहने वाला जो समुदाय है उन्हें हम लोग वन्य समाज या वन्य समुदाय कहते हैं। तो दूसरी तरफ जो है कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद, कि जो हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल है, उस अंग्रेजी या ब्रिटिश शासनकाल को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं या औपनिवेशिक सरकार कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग जो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है वनों का विनाश को। वेरी सिंपल। वनों को किस प्रकार से नष्ट किया गया, उसके क्या क्या कारण हैं और उन कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ साथ उसमें किस प्रकार से जमीन का कृषि के अंतर्गत वृद्धि हुई, कृषि का विस्तार हुआ, तो दूसरी तरफ वनों का विनाश हुआ, कैसे वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। साथ में ही कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से रेलवे के पटरियों के निर्माण के लिए वनों की कटाई की और बागानों के विकास के लिए भी कैसे वनों को नष्ट किया या वनों को तोड़ा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इस चैप्टर का राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। यह औपनिवेशिक शासन की देन है। अंग्रेज सरकार ने अपने फायदे के लिए किस प्रकार से हमारे देश में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत की थी और उसके क्या परिणाम निकले, उनको हम लोग भी देखेंगे। उसमें लगभग 3-4 प्रभाव है। लोगों के जीवन पर इस व्यावसायिक वानिकी का क्या प्रभाव हुआ, वनों के नियमन के खेती कैसे प्रभावित हुई, शिकार की परमिशन किसको थी, शिकार की आज़ादी किसे थी, और फिर वन्य समुदाय के लिए नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं कैसे विकसित हुई, और क्या ये सेवा, ये रोजगार या व्यापार जो था, क्या उनके जीवन के स्थिति में सुधार करने वाले था या नहीं था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे औपनिवेशिक नीतियों के कारण क्रोधित हुए, जिनकी आजीविकाओं के साधन समाप्त होने के कारण वन विद्रोह किए गए, उन रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। इस बिंदु में हम लोग बस्तर के लोगों द्वारा किया गया विद्रोह के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके कारणों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद में ये हो गया भारत के बारे में, और दूसरा हम लोग देखेंगे जावा के जंगलों में हुए बदलाव। इंडोनेशिया के जावा एक द्वीप है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार जंगलों में रहने वाले जो विविध समुदाय है जंगलों का इस्तेमाल करते थे, अपनी आजीविकाएं, अपना जीवन चलाते थे। 19वीं सदी में जब उद्योग व शहरों का विकास होने लगा, उसके कारण किस प्रकार जंगलों पर दबाव बढ़ा और उससे जंगलों के प्रयोग से संबंधित कई सारे कायदे कानून बदले गए और जंगलों की रखरखाव के नई पद्धतियां सामने आई। इसके कारण वन्य समुदाय किस प्रकार से प्रभावित हुआ, उनको हम लोग देखेंगे। इसके बाद जंगलों पर औपनिवेशिक नियंत्रण कैसे स्थापित हुआ, उन्होंने कैसे वन क्षेत्रों को पूरी तरह से नापा, पेड़ों का किस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण किया और किस प्रकार बागान विकसित किए गए, इन सभी बिंदुओं को भी हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। उसके बाद जो है औपनिवेशिक शासकों द्वारा जंगलों में किए गए नए परिवर्तनों से वन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले जो स्थानीय समुदाय थे, वन्य समुदाय थे, उनके जीवन पर, उनके जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़े, इनको भी हम लोग देखेंगे। इस नई व्यवस्था ने वन समुदाय के काम करने के नए सिरे से संगठित होने के लिए कैसे विवश किया गया,
लेकिन इस नए परिवर्तन के खिलाफ वन्य समुदायों ने बगावत की और सरकारों को अपनी नीतियां बदलने के लिए भी किस प्रकार से बाध्य किया, इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। और अंत में हम लोग इस अध्याय में मुख्य रूप से भारत और इंडोनेशिया में हुए जो मुख्य परिवर्तन है उन परिवर्तनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहला बिंदु इस चैप्टर का शुरू करते हैं, वन क्यों काटे गए या वनों का विनाश क्यों हुआ, वाई डिफॉरेस्टेशन। वेरी सिंपल एस्पेक्ट है ये। मानवीय जीवन में जंगलों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन मानव ने अंधाधुंध तरीके से कटाई के कारण आज वन जो है लुप्त होने के कगार पर है या लुप्त होते जा रहे हैं। इसी बीच जब औद्योगिकरण का जो दौर आया, लगभग 1700 से लेकर 1995 तक 129 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग जो है औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी के विस्तार के लिए, चरगाहों के लिए और ईंधन की लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगलों को साफ किया गया। तो प्यारे बच्चों, ये चार जो चीज़ें है मुख्य रूप से औद्योगिक इस्तेमाल में उद्योगों के लगने वाला जो कच्चा माल के लिए साफ किए गए, खेती के विस्तार के लिए जंगल काटे गए, उसके बाद में चरगाहों के विस्तार करने के लिए वह ईंधन की लकड़ियाँ व अन्य जो है उपयोग के लिए ये वन काटे गए थे। सामान्यतः वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहा जाता है। ये वन जैसे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, उस क्रिया को हम लोग वन विनाश कहते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान ये वन विनाश का व्यापक रूप देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भयानक रूप जो है वनों के कटाई का वो औपनिवेशिक सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल में हमें देखने को मिलता है। तो किस प्रकार से, सबसे पहले जमीन का उपयोग जो है, खासतौर पे वन्य जमीन का उपयोग कृषि के अंतर्गत कैसे लाया गया और उसके पीछे क्या कारण थे, वो कौन से कारण थे जिसके कारण कृषि का विस्तार हुआ, और वही कृषि के विस्तार के भी कारण है और वही वन कटाई के कारण भी है। सन 1600 में भारत के कुल भाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 50% भूमि पर खेती होती है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई, और जैसे खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ गई तो इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वनों के भूमि पर नई खेतियां करने लगे, जिसके कारण वन काटने पड़े और जंगलों को साफ करके खेती का विस्तार करने लगे। लेकिन औपनिवेशिक शासन काल में, फिर से मैं बताता हूँ, औपनिवेशिक शासन काल मतलब ब्रिटिश शासन कालखंड को औपनिवेशिक शासन कालखंड कहा जाता है। तेजी से फैलाव आया और इसकी कई सारे वजह थी। तो वो कौन से कारण थे जिसके कारण कृषि का विस्तार हुआ, उन कारणों की हम लोग चर्चा करेंगे। खेती के विस्तार के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए, ये प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों के क्या कारण हैं खेती के विस्तार के। इस जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इसी पॉइंट में जो है वन कटाई के कारण भी सम्मिलित है, इसीलिए इसको दोनों दृष्टि से आप लोग ध्यान में रखिए। तो आप लोग वेरी सिंपल, किसानों द्वारा खेती का विस्तार करने के लिए, ठीक है, तो किसानों ने खेती का विस्तार किया। अब खेती का विस्तार क्यों किया, देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ गई, खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके उस जमीन पर खेती करने लगे। इस प्रकार से किसानों के द्वारा खेती का विस्तार किया गया और उसके लिए जंगल भी काटे गए। एक तरफ खेती का विस्तार भी हुआ और दूसरी तरफ वनों की कटाई हुई। दूसरा जो कारण है कृषि विस्तार का, व्यावसायिक फसलों का उत्पादन। तो अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास जैसे उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया। अब यह प्रोत्साहन क्यों दिया, क्योंकि इंग्लैंड में जो उनके कारखाने स्थापित हुए थे उनके लिए कच्चा माल लगने वाला था। तो वो कच्चा माल भारत से ले जाने के लिए उन्होंने ऐसे जो व्यावसायिक फसलें, कमर्शियल जो क्रॉप्स कहते हैं हम लोग, नकदी फसलें जिसे हम लोग कहते हैं, उन फसलों को लेना शुरू किया। और ये किसानों ने लेने के लिए बाध्य भी इसीलिए हो गए थे क्योंकि इससे अधिक दामों, एक तो इसे बाजारों में आसानी से बेचा जा सकता था, दूसरा जो है इसे अधिक कीमत भी मिलती थी, और तीसरा है अंग्रेजों ने लगान नगद रूप में देने के लिए मजबूर किया था। और इसीलिए
इन चीज़ों से किसानों को अधिक राशि मिलती थी, इसीलिए उन्होंने फिर इस प्रकार के जो व्यावसायिक फसलें उसका उत्पादन लेना भी शुरू किया। तो व्यावसायिक फसलों के उत्पादन जैसे पटसन, गन्ना, कपास, इसके लिए अंग्रेज सरकार ने प्रोत्साहित किया। क्यों प्रोत्साहित किया आपको मैंने बताया है। इसके लिए नई भूमि को कृषि क्षेत्र में लाने के लिए वन भूमि का उपयोग होने लगा और डेफिनेटली वन काटे गए। औद्योगिकरण एवं बढ़ती आबादी के मांगों की पूर्ति हेतु, प्यारे बच्चों, इस समय भारी मात्रा में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, औद्योगिकरण हुआ था। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो इंग्लैंड में भारी मात्रा में उद्योग स्थापित हुई थी। दूसरी तरफ यूरोपियन जनसंख्या भी बढ़ रही थी और भारत की भी जनसंख्या बढ़ रही थी। तो औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की मांग के लिए और दूसरी तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए कृषि का विस्तार करना आवश्यक हो गया और इसीलिए ये कृषि विस्तार किया गया। तो 19वीं सदी में यूरोप में बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन 19वीं सदी में यूरोप में बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि का विस्तार किया गया। यह विस्तार वन भूमि पर किया गया। तो एकदम सिंपल है प्यारे बच्चों कि इनके पूर्ति के लिए ये कृषि विस्तार किया गया और ये विस्तार स्वाभाविक रूप से वन भूमि को काटकर किया गया। उसके बाद में राजस्व और कृषि उत्पादों का निर्माण करने के लिए ये अंग्रेजों की औपनिवेशिक सरकार की एक महत्वपूर्ण चाल थी। अंग्रेज सरकार जंगलों को अनुत्पादक समझती थी। उनके दृष्टि से उस समय जंगल उनके लिए कोई उपयोग नहीं है, उनके लिए उपयोग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जंगलों में जो खेती करने वाले वन्य समुदाय थे उनसे उन्हें कोई लगान नहीं मिलता था या उनके बारे में उनके पास कोई जानकारियां नहीं होती थी और वन्य समुदाय ही जंगलों के वन उत्पादों को इकट्ठा करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो इससे अंग्रेजों को कोई फायदा नहीं था। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अगर हम लोग कृषि उस भूमि में कृषि करेंगे तो इससे हमें भोजन की प्राप्ति भी होगी और दूसरा जो है उस कृषि पर या उस कृषि भूमि पर हम लोग लगान भी लगाएंगे और लगान भी वसूल करेंगे। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार की आय भी बढ़ेगी और कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा जो उस समय उनको आवश्यक था। एक तो यूरोपियन देशों के मांगों के पूर्ति के लिए और भारत के लिए भी, दोनों के लिए आवश्यक था। तो अंग्रेज सरकार जंगलों को अनुत्पादक समझती थी। उनके हिसाब से जंगलों की भूमि पर खेती होगी तो उन्हें कृषि उत्पाद भी प्राप्त होंगे और जमीन से राजस्व भी मिलेगा। तो इस प्रकार से दो तरीके से फायदे होंगे और इसीलिए ये कृषि का विस्तार किया गया और इसके लिए वन काटे गए। यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में लगभग 67 लाख हेक्टर 67 लाख हेक्टर की बढ़त हुई। इस प्रकार से ये कृषि का विस्तार हुआ। उसके बाद में कृषि का विस्तार के लिए जो मुख्य जो हुआ उसका कारण एक था बागानी खेती का विकास। तो इस समय अंग्रेज सरकार ने यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की जो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत के प्राकृतिक वनों को साफ करके बागानी कृषि का विकास किया। जैसे आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, इन राज्यों में भारी मात्रा में बागान खेती का विकास किया गया। सबसे पहले तो आसाम में ही हुआ। तो यहाँ पर ये बागानी खेती का विकास किया जिसके कारण भारी मात्रा में पेड़ काटे गए और एक नई प्रकार के नई तरीके के कृषि का भी विकास हुआ। खेती के विस्तार को हम देखिए, एक तरफ हम देखते हैं कि ये खेती का विस्तार हुआ, ये अच्छी बात थी जिससे खेती का उत्पादन बढ़ा, लोगों को रोजगार भी मिला, किसानों को आय मिली, ब्रिटिश सरकार को भी आय मिला। डेफिनेटली इससे ये विकास का सूचक है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इस समय जो खेती का विस्तार हुआ उसके लिए हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इसके लिए हमें जंगलों की सफाई करनी पड़ी और जंगलों की सफाई करके ही खेती का विकास हुआ। तो एक तरफ वन नष्ट हुए और दूसरी तरफ कृषि भूमि का विस्तार हुआ। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये थे प्रमुख कारण
जो कृषि विस्तार के, अभी उसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे वन क्यों काटे गए। इसमें केवल एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, बाकी ऊपर के सभी पॉइंट है जिसका अभी हमने जिक्र किया है। तो किसानों के खेती द्वारा खेती का विस्तार किया। अभी मैंने बताया आपको कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की मांग बढ़ गई थी, वो उसके पूर्ति के लिए किसानों ने जंगल को साफ करके खेती का विस्तार किया, जिसके कारण वन काटे गए। ठीक है, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों का उत्पादन लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, पटसन जैसे कई सारे फसलें थे, गेहूं, कपास, तो ऐसे फसलों का उत्पादन लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण वन काटे गए और वहां पर खेती का विस्तार हुआ। औद्योगिकरण और बढ़ती मांगों की पूर्ति के लिए, तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ था, कारखाने स्थापित हुए थे, तो उनके लिए कच्चा माल भारत से ही उन्हें ले जाना पड़ता था। और दूसरा, बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्यान्न या भोजन की मांग के लिए उन्होंने कृषि विस्तार किया और इसके कारण भी वनों को काटा गया। उसके बाद में राजस्व और कृषि उत्पादों में वृद्धि करने के लिए भी उन्होंने वन काटे और वहाँ पर खेती शुरू की। और बागान खेती भी तो जो है प्राकृतिक वनों को काट कर ही इस बागान खेती का विकास किया गया। और उसके बारे और एक इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो है वनों के कटाई का जो महत्वपूर्ण कारण है जहाज निर्माण और रेल लाइन बिछाने के लिए। प्यारे बच्चों, 19वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड में बलूत यानी कि ओक नामक पेड़ है, इसके जंगल लुप्त होने जा रहे थे, जिसका उपयोग जहाज निर्माण के लिए किया जाता था। ये बहुत ही सख्त, सीधी और लंबी लकड़ी होती है, तो इसके लिए नियमित आपूर्ति के लिए वहाँ के नौसेना के लिए आवश्यक था और ये आवश्यकता भारत से निर्यात किए जाने लगी और इसके लिए भारी मात्रा में जंगल काटे गए। तो जहाज़ों के निर्माण के लिए अंग्रेजों ने भारी मात्रा में जंगल काटे, जिसके कारण जंगल नष्ट हुए, एक प्रमुख कारण। और दूसरा जो है रेल पटरियों का निर्माण। जब 1950 से 60 के दशक में भारत में भारी मात्रा में मतलब अंग्रेजों ने रेल लाइन का विकास किया। 1853 में पहली जो रेल चली थी वो मुंबई ठाणे से चली थी, आप लोग जानते हैं। निर्माण के लिए भारी मात्रा में लकड़ी से बने स्लीपरों की मांग बढ़ी। स्लीपर मतलब जो रेल लाइन होती है, उन लाइन के बीच में जो लकड़ी की पट्टियां होती है उसको स्लीपर कहा जाता है। तो उसके लिए भारी मात्रा में लकड़ी से बने स्लीपरों की मांग बढ़ी। तब अंग्रेज सरकार ने भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई की। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब मद्रास राज्य, उस समय जो अंग्रेजों की 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई यानी कि मद्रास, तो अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 35,000 पेड़ काटे गए। तो सोचिए प्यारे बच्चों, बाकी प्रांतों में क्या हाल होगा। तो इस प्रकार से भारी मात्रा में वन काटे गए। दूसरा पॉइंट देखेंगे प्यारे बच्चों, तो व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे होती थी। राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। हमने देखा कि अंग्रेजों को जहाज व रेल निर्माण के लिए जंगलों की जरूरत थी और अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगल का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। और इसीलिए फिर इसके ऊपर उपाय करने के लिए अंग्रेजों ने क्या उपाय किए या कौन सी नीतियां अपनाई, देखिए। तो इसके लिए उन्होंने डाइट्रिच ब्रैंडिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ था, इसे इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया गया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया। ये मल्टीपल चॉइस में आता है आपको कि पहला वन महानिदेशक अंग्रेजों ने किसे नियुक्त किया। तो डाइट्रिच ब्रैंडिस ये एक जर्मन विशेषज्ञ है, तो इसको वहां बुलाया गया और फिर उसे सबसे पहला वन महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया। फिर इन्होंने क्या उपाय किए दिए, तो डाइट्रिच ब्रैंडिस ने वन संरक्षण के लिए क्या उपाय बताए या क्या सिफारिशें किए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लोगों को वन संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षण करने की आवश्यकता और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करने पर इन्होंने बल दिया। मतलब इनका कहना था कि लोगों को जो है वन संरक्षण विज्ञान क्या है उसके बारे में उन्हें प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए, जंगलों के संरक्षण के लिए एक व्यवस्थित तंत्र, एक व्यवस्थित व्यवस्था निर्माण करने का उन्होंने बल दिया। वन प्रबंधन के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार की सिफारिश उन्होंने की। तो वेरी सिंपल कि वन संरक्षण के लिए हमें कानून बनाने पड़ेंगे, वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे, पेड़ों की कटाई, पशु की चराई जैसे गतिविधियों पर हमें प्रतिबंध लगाकर जंगलों को आरक्षित करना होगा, इस प्रकार की सिफारिश उसने की। नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने की भी उन्होंने बात की, इसके लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा, ये भी उन्होंने सिफारिश की। 1864 में ब्रैंडिस ने भारतीय वन सेवा,
ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। प्यारे बच्चों, इसमें दो अलग अलग मल्टीपल चॉइस के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1864 में। और भारतीय वन अधिनियम, सर्विस और एक्ट दोनों में फर्क है। तो भारतीय वन अधिनियम जो है, फॉरेस्ट जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है वो 1865 में, मतलब 1 साल बाद। तो इसको भी सूत्रबद्ध मतलब नियमबद्ध बनाने के लिए इस ब्रैंडिस ने सहयोग दिया था। 1906 में बाद में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जहां रिसर्च किया जाता है, इसकी स्थापना हुई और इस संस्था में वैज्ञानिक वानिकी की शिक्षा दी जाती थी। तो ये वैज्ञानिक वानिकी क्या है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। साइंटिफिक जो है फॉरेस्ट्री कहा जाता है इसको, इसकी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग इसे वैज्ञानिक पद्धति नहीं मानते। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो वैज्ञानिक वानिकी का प्रशिक्षण दिया जाता था, अंग्रेज भलाई या ब्रैंडिस उसे भला ही वैज्ञानिक वानिकी का नाम देता होगा, लेकिन वर्तमान जो पारिस्थितिकी विशेषज्ञ व अन्य लोग हैं ये इसे वैज्ञानिक वानिकी नहीं मानते हैं, ठीक है। ये केवल अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाई गई व्यवस्था थी, ये वैज्ञानिक कतई नहीं थी। तो देखते हैं वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हो, वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं। वन विभागों द्वारा, एकदम सिंपल मीनिंग है प्यारे बच्चों, वन विभागों द्वारा पेड़ों की कटाई करना और जिसमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह पर नए पेड़ लगाए जाते थे और उसमें सामान्यतः एक ही किस्म के पेड़ होते थे और एक लाइन में, एक कतार में पेड़ लगाए जाते। एक ही किस्म के पेड़ मतलब पहले के जंगलों में मिक्स जो है पेड़ होते थे, कई प्रकार की प्रजातियां होती थी, तो उसे काट कर वहां पर केवल एक ही प्रकार के किस्म के पेड़ जो अंग्रेजों के लिए चाहिए थे, ऐसे पेड़ साल है, ठीक है, इस प्रकार से जो पेड़ है उसको लगाना की जो क्रिया है दैट इज द वैज्ञानिक वानिकी। दूसरा कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, अपने शब्दों में भी आप इसको अर्थ लिख सकते हैं। तो वन विभागों द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ों को काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते थे, उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। अब वैज्ञानिक वानिकी से जंगलों में कौन से परिवर्तन आए? वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला। मैंने पहले कहा आपको कि विविध प्रजातियों के जो पेड़ थे उन्होंने सबसे पहले उसको काट डाला और इसकी जगह पर सीधी पंक्ति में, एक सीधे लाइन में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए जाते थे और इसी के उन्होंने बागान नाम दिया, ठीक है। इन वनों को जो सीधे पेड़ लगाए जाते थे लाइन में एक ही किस्म के, उसको उन्होंने बागान नाम दिया। वन विभागों के अधिकारियों द्वारा वनों का सर्वेक्षण किया गया, पूरा सर्वे किया गया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों को नापा गया और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई गई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना प्रतिशत हिस्सा प्रतिवर्ष काटा जाएगा, एक नियोजन प्लानिंग किया गया। कटाई के बाद खाली जगह पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ वर्षों बाद पुनः पेड़ कटाई के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार का जो तरीके या जो नियोजन किया गया दैट इज द वन प्रबंधन। तो इस प्रकार से ये वैज्ञानिक वानिकी के तहत इस प्रकार के प्रबंधन किए गए। 1865 में फिर भारत के लिए जानते हैं आप लोग, ब्रैंडिस के सहयोग से भारतीय वन अधिनियम बनाया गया था। तो उसकी क्या विशेषताएं थी देखिए। 1865 में वन कानून लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया। 1878 में पहली बार और बाद में 1927 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। 1878 वाले अधिनियम के अनुसार 1878 वाले अधिनियम के अनुसार जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। नंबर 1 आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन, ठीक है, 3 प्रकार के श्रेणी में इसको विभाजित किया गया। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया और इसमें किसी भी गांव वालों को कुछ भी वन उत्पाद या लकड़ी लाने की अनुमति नहीं थी। इसमें केवल अंग्रेज ही इसकी लकड़ी काट सकते थे, अन्य किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन सुरक्षित व जो ग्रामीण वन थे वहां से उन्हें लकड़ी प्राप्त करने की अनुमति थी या वहां से वो लकड़ी ले जा सकते थे। इस प्रकार से इसमें प्रावधान किए गए। अब देखेंगे
कि इस वन कानून से लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, उसको देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि जंगल किस प्रकार होना चाहिए, इसके बारे में ग्रामीण तथा वनपालो यानी कि वन विभाग, ठीक है, तो वनों की रक्षा करने वाले जो अधिकारी होते हैं वन विभाग के, उसको हम लोग वनपाल कहते हैं, तो या वन विभाग उसके शब्द जगह प्रयोग कर सकते। तो ग्रामीण लोग वन किस प्रकार से होना चाहिए और वन विभाग का क्या कहना था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे, पत्तों की पूर्ति के लिए वनों में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। मतलब ग्रामीण लोगों का यह कहना था कि वनों में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे उगते हैं वो उगना चाहिए, वो वैसे ही रहना चाहिए, उसमें केवल एक ही किस्म के पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण लोगों को अलग अलग जरूरत होती थी। ईंधन के लिए अलग लकड़ी, चारे के लिए उनको अलग होता है, कुछ पत्तियां होती है, फल फूल कंदमूल इकट्ठा करना, ये सारी चीजें होती थी, और इसीलिए वो जंगल प्राकृतिक रूप से अलग अलग किस्म की पेड़ों को उगने के पक्ष में थे। लेकिन वन विभागों का क्या कहना था, वन विभागों को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाज और इमारत और रेलवे के निर्माण के लिए लकड़ी मुहैया करे, ऐसे लकड़ियां जो सख्त हो, लंबी और सीधी हो, और इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को ही उन्होंने प्रोत्साहित किया और बाकी दूसरी किस्म के जो पेड़ थे उसे काट दिया। तो ये दोनों में फर्क था। स्थानीय लोगों के लिए वन कैसे उपयोगी थे, देखिए वेरी सिंपल। स्थानीय लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों को खाद्यान्नों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करते थे, मतलब वहां भोजन मिलता था। दवाओं के लिए जड़ी बूटियां का इस्तेमाल करते थे, ये सब हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। लकड़ी का प्रयोग घर बनाने के लिए, ईंधन के लिए, हल बनाने के लिए ये लोग करते थे, हल यानी खेती के औजार। बांस से छतरी व टोकरी बनाई जाती थी। सूखे कुमड़े, मतलब बांस का जो सूखा जो है अंदर से पूरी तरह से वो खाली होता है, तो उस सूखे कुमड़े का उपयोग पानी के बोतल के रूप में किया जाता था। पत्ते से खाओ और फेंको जैसे पत्तल या दोने बनाए जाते थे। पत्तल यानी पतरा जो पत्तियों की बनाई जाती थी पेड़ों के पत्ते से, और द्रोण बनाए जाते हैं जिसमें सब्जी या अन्य कोई लिक्विड चीज रखी जाती है। सियादी की लताएं एक प्रकार की लताएं है, वेलिया, इसे रस्सी बनाई जाती थी। सेमुर नामक एक सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जाती थी। इसमें कांटेदार छाल होती है जिसमें ये लोग सब्जियां पूरी तरह से छीलते थे। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता था, ठीक है, आज भी इसकी मांग है। वन अधिनियम से स्थानीय लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े प्यारे बच्चों। वन कानून द्वारा जंगलों से लकड़ी काटना, पशुओं को चराना और कंदमूल फल इकट्ठा करना गैर कानूनी घोषित करने से स्थानीय लोगों के आजीविकाओं के साधन समाप्त हो गए। जहाँ से उन्हें भोजन मिलता था वो उनके समाप्त हो गए, उनके रोजगार पूरी तरह से समाप्त हो गए, क्योंकि जंगलों में उन्हें प्रतिबंध कर दिया गया था, या वन उत्पादों को इकट्ठा करने, घूमने, शिकार सभी और खेती के लिए भी प्रतिबंध। वनों में घूमने, शिकार और वन उत्पादों को इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगाने से भोजन की समस्या निर्माण हुई। घूमतू खेती करने पर प्रतिबंध लगाने से लोग बेघर और रोजगारहीन हो गए। लोग चुराकर लकड़ी ले जाने लगे, लेकिन जब पकड़े जाते तो उन्हें जो वनपालों को, चौकीदारों को घूस देनी पड़ती थी। ईंधन की लकड़ी जमा करने के लिए औरतें काफी परेशान रहने लगी। मुफ्त में खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल चौकीदारों के लिए एक सामान्य बात हो गई थी। तो इस प्रकार से इस वन्य समुदाय के आजीविकाओं के साधन समाप्त हो गए, रोजगार समाप्त हो गए, उनकी कृषि समाप्त हो गए, बाद में उन्हें वहां से निकाल दिया गया, विस्थापित किया गया, और इस प्रकार से यहाँ वहाँ फिर वो काम की तलाश में जाने लगे, जिसके कारण इनकी जो संस्कृति है, वन्य संस्कृति जो है, वन्य समुदाय की जो संस्कृति है, वो संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो गई। वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई, देखिए यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा अगर प्रभाव हुआ तो वो झूम या घुमंतू खेतू पर हुआ है। ये घुमंतू खेतू या झूम खेतू जो है एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अफ्रीका के अनेक भागों में की जाती है, परंपरागत तरीके से करते हैं। इसे स्थानीय क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग के नाम से जाना जाता है, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा, या आपको मल्टीपल चॉइस के लिए पूछा जाता है, अफ्रीका में चितमेन या तावी के नाम से जाना जाता है। झूमिंग खेती या घुमंतू खेती के लिए ये नाम है, स्थानीय नाम, उस प्रदेश में इस नाम से उसे जाना जाता है।
श्रीलंका में इसको चेना कहा जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोडू, खंदाद और कुमरी। लेकिन जो दो प्रमुख प्रसिद्ध नाम है, झूमिंग खेती, जैसे नॉर्थ ईस्ट में इसको मुख्य रूप से झूम खेती के नाम से जाना जाता है, और घुमंतू खेती। घुमंतू कृषि से आप क्या समझते हो, इसकी 3 खामियां बताना है। सबसे पहले जंगल के एक छोटे से भाग को काट दिया जाता है और जलाकर साफ किया जाता है। ये आप लोग 7वीं 8वीं 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं। इसी को जो है स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जंगल के एक छोटे से भाग को काट दिया जाता है और बाद में जलाया जाता है, जलाकर उसे साफ किया जाता है, और फिर जलाने के बाद में जो राख होती है वो राख वहाँ पर होती है। जैसे ही मानसून की पहली बारिश आती है, इसके बाद में राख में ये बीज बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में ये फसल काट देते हैं। इसके बाद में उस भूमि पर 2 या 3 या 1-2 साल तक ये वहाँ खेती करते हैं। फिर बाद में उसकी उपजाऊपन कम होने के कारण उस भूमि को वैसे खाली छोड़ते हैं, वह जंगल के किसी अन्य हिस्से में जाकर उसी प्रकार से वो खेती करते हैं। उस कृषि को हम लोग घुमंतू खेती या झूमिंग कृषि या झूम कृषि कहते हैं। सामान्यतः जो भूमि को खाली छोड़ा जाता है उसे हम लोग परती भूमि कहते हैं। ठीक है, 2-3 साल कृषि करने के बाद में उस भूमि को उपजाऊपन बढ़ाने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसको हम लोग परती भूमि कहते हैं। और ये 12 से 18 साल तक ये परती भूमि रखते थे, वो इसीलिए ताकि वहां पर फिर से पेड़ उग जाए। इस प्रकार से की जाने वाली कृषि को घुमंतू या झूम कृषि कहते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के कृषि में मिश्रित फसलें उगाई जाती है, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार और बाजरा, ब्राजील में कसावा, कसावा एक कंद है, और लैटिन अमेरिका में मक्का व फलिया जैसे का उत्पादन लिया जाता है। अभी घुमंतू खेतों की खामियां देखिए, इसके नुकसान भी है। एक तो भारी मात्रा में वनों की कटाई होती है तो वन नष्ट होते हैं। मृदा अपर्दन में सहायक होता है, क्योंकि मृदा खुली हो जाती है तो वर्षा के जल से मृदा का अपर्दन होता है। और ये जब साफ करने के लिए आग लगाते हैं तो ऐसे समय में पेड़ और वन्य जीवों को नुकसान हो सकता है, पूरा जंगल को आग लग सकती है। तो ऐसे कई सारे वन्य जीवों को खतरा भी होता है। अंग्रेजों ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला क्यों लिया? अब देखिए, इस प्रकार से ये पारंपरिक रूप से वन्य समुदाय घुमंतू खेती करके अपने भोजन, अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन अंग्रेजों को ये बात रास नहीं आई और जंगलों पर नियंत्रण उनको स्थापित कर दिया था। वन कानून लागू हो चुका था और फिर इन्होंने घुमंतू खेती करने पर भी प्रतिबंध लगाए। तो यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही है, ऐसे जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। मतलब ये लोग क्या करते थे, कुछ भूमि पर खेती करते थे, बाद में उसको छोड़ देते थे, लेकिन वहां पर ऐसे पेड़ नहीं उग सकते जो उनके लिए आवश्यक थे, जैसे साग और साल जैसे। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी कीमती जो पेड़ है उसको आग में चपेट में आ सकता है, ये खतरा बना रहता था, ये भी डर था। घुमंतू खेती के कारण सरकार को लगान का हिसाब लगाना मुश्किल, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और जंगल में इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता था। ऐसे समय में उस भूमि से किसान को, ब्रिटिश सरकार को कोई लगान नहीं मिलता था, ये भी एक उसका कारण था। परिणाम स्वरूप अनेक परिवारों को उन्होंने घुमंतू खेती पर प्रतिबंध लगाया। व जंगलों में घुमंतू खेती करने वाले या झूम खेती करने वाले किसानों को, परिवारों को जंगल से विस्थापित कर दिया, वहां से निकाल दिया। और कुछ इसके कारण फिर बेचारे फिर यहाँ वहाँ नए व्यवसाय की तलाश में, नए रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ जाने लगे और अपना व्यवसाय बदलना पड़ा। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ छोटे बड़े विद्रोह किए, उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये पहला भाग मेरे बच्चों हम यही समाप्त करते हैं। तो इसके ऊपर जो मुख्य प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को देखिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्नों के सारे उत्तर आपको अभी जो पाठ पढ़ाया है मैंने उसमें मिल जाएंगे। तो हम लोग यही रुकते हैं, कल हम लोग देखेंगे इसके आगे जो है मुख्य रूप से 2 पॉइंट, इसी पॉइंट के 2 बचे हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से नए रोजगार और नए व्यापार और सेवाओं का निर्माण हुआ, और फिर हम लोग वन विद्रोह के बारे में देखेंगे।